सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड है साइंस की, इन्वेस्टिगेटिव मतलब जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल हो, साइंस में हम यही तो करते हैं। तो ये जो साइंस की दुनिया है, इसी को एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पता लगाएंगे। प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब का मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना। पॉन्डर मतलब सोचना। तो हम जांच करेंगे, छानबीन करेंगे और सोचेंगे। डियर यंग साइंटिस्ट्स, आपको यंग साइंटिस्ट कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 6 से आपको वही सारी चीज़ें कराई जा रही हैं जो कि एक साइंटिस्ट करता है। बस जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो हाई लेवल पे चीज़ें करते हैं, आप बेसिक लेवल पे करोगे। तो आपको यंग साइंटिस्ट कहा जा रहा है। वेलकम बैक। हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं, ये एग्जाम के लिए नहीं है क्या इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लो और याद कर लो, एग्जाम में आएगा। नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं? दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की ये जो दुनिया है, इसको एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा हो जाए, एक स्पार्क आपको मिल जाए, उसकी इन्विटेशन के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो उन चीज़ों से रिलेटेड होंगे जो आपके आसपास होती हैं, लेकिन कभी आपने उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया कि अच्छा ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस को आप देख के सोचोगे कि अरे यार ये चीज़ें तो हमारे सामने होती थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर, क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, चीज़ों को जानने की चाहत पैदा होगी। किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूरियोसिटी, उस चीज़ की चाहत होना। तो वही चीज़ें आपके अंदर डेवलप की जाएगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, वाई इज वन साइड ऑफ पूड़ी थिनर देन द अदर। पूड़ी का एक साइड दूसरे साइड के कंपेरिजन में थिनर क्यों होता है, पतला क्यों होता है। अब कितनी ही बार आपने पूड़ी खाई होगी, ये चीज़ कभी ऑब्जर्व किया आपने? देखा तो होगा ही कि पूड़ी को जब तलने के लिए डाला जाता है तो पूड़ी फूल जाती है। होता ये है कि जैसे ये पूड़ी है, जब तलने के लिए डालते हैं तो ये दो लेयर के अंदर स्प्लिट हो जाती है। एक हिस्सा ये ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाता है और दूसरा ये ऐसे रहता है, तो पूड़ी फूल जाती है। तो यही बात यहाँ कह रहा है, उसका एक साइड आप देखोगे वो थिन रहता है, पतला रहता है। बचपन हम लोग के सामने भी पूड़ी आती थी तो ऐसे उंगली मार के छेद कर देते थे उसमें, आपने भी हो सकता है किया होगा। तो वो होल किस साइड करते थे? जो फूला वाला हिस्सा होता था ना, जो पतला वाला होता था, एकदम स्किन जैसा पतला रहता है, वही दूसरा साइड आपका वो थिक रहता है, मोटा रहता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूड़ी का एक साइड दूसरे साइड के कंपैरिजन में थिनर यानी पतला क्यों होता है। तो अब आप सोचोगे कि हाँ यार ये चीज़ तो हमारे सामने होती थी, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन माइंड में आया ही नहीं। तो इस क्वेश्चन से क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि नहीं, जानने की चाहत पैदा हुई कि नहीं, हाँ यार कैसे होता है बताओ। एक और क्वेश्चन दिया है, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। क्या दुनिया में जितने भी बीचेस हैं या डेजर्ट्स हैं, वहां पर जो सैंड के ग्रेन्स हैं, सैंड के जो छोटे छोटे दाने हैं, वो ज्यादा हैं या हमारी गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं वो ज्यादा हैं? राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो ग्रेड 6 से ही हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे आसपास। उनकी जो लीव्स है उसका शेप भी डिफरेंट है। बहुत सारे तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। तो नेचर ने इतनी ज़्यादा वेराइटी क्यों बनाई? भाई कुछ 2-4 तरीके के इंसेक्ट हो जाते, 2-4 तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हो जाते, इतने ढेर सारे वेराइटी क्यों है? तो क्वेश्चन माइंड में आएगा कि नहीं? क्या ऐसा ही कोई क्वेश्चन है जो कि आपको क्यूरियस कर रहा है वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में? तो अगर है तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो एग्जाम के लिए नहीं है, क्या इसका आंसर ढूंढ लो, याद कर लो, एग्जाम में आएगा, नहीं, बल्कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, जानने की चाहत पैदा हो जाए। Our journey with curiosity into the world of science continues in grade 8। तो ग्रेड 6 से हमने ये क्यूरियोसिटी वाली जर्नी स्टार्ट की थी, ग्रेड 8 के अंदर भी इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फॉर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथ उसी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन को लेकर आओगे जिसने अभी तक हमको गाइड किया। यानी ग्रेड 6 और 7 के अंदर जो साइंस हमने पढ़ी वो एक एडवेंचर की तरह थी, एक रोमांच की तरह थी, और वहाँ पर हम एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, चीज़ों की खोजबीन कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है, तो ये उम्मीद की जाती है कि आप उसी तरीके से ग्रेड 8 के अंदर भी करोगे। ग्रेड 6 के अंदर हमने डिस्कवर किया था हाउ साइंस बिगिंस, साइंस कैसे शुरू होती है, विद वंडर। यानी पहले आप वंडर करोगे, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहोगे। कैसे जानना चाहोगे? विद सिंपल वाई, ये चीज़ क्यों हो रही है, एंड हाउ, कैसे हो रही है। क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, तो हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में हम यही पूछेंगे कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यही तो पूछेंगे। ग्रेड 7 में हमने लर्न किया था दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, साइंस हमेशा इवॉल्व कर रही है, हर रोज़ नई नई चीज़ों के बारे में हमको पता चल रहा है। यानी अगर किसी चीज़ के बारे में हम पहले थोड़ा सा जानते थे तो जैसे जैसे टाइम बीता उसके बारे में और ज़्यादा जान गए।
या किसी चीज़ के बारे में हम गलत जानते थे, फिर जैसे जैसे टाइम बीता साइंस और एडवांस हुई तो उसके बारे में सही चीज़ें हमको पता चली। जैसे बहुत पहले लोग मानते थे कि अर्थ जो है एकदम फ्लैट है, लेकिन फिर गैलीलियो ने आके बताया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है, जैसे बॉल होती है गोल। और आज के टाइम हमको ये पता है कि अर्थ बिल्कुल राउंड नहीं होती, एकदम बॉल जैसी गोल नहीं होती, बल्कि हल्का सा ओवल है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि साइंस इवॉल्व कर रही है, यानी और नई नई चीज़ें हमको पता चल रही हैं। कुछ चीज़ें जो पहले हमको पता थी लेकिन वो गलत थी, अब उसके बारे में सही बात पता चल गई। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। तो साइंस में क्या होता है, हर आंसर किसी भी क्वेश्चन का वो नए क्वेश्चंस को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले कुछ लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया कि क्या अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट होते हैं। तो इसके बारे में जब हमको पता चला, इसका आंसर जब मिला कि हाँ अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स होते हैं, तो फिर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि क्या उन प्लैनेट पे लाइफ है, जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं ऐसे वहाँ पर भी कोई लोग रहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर मिला तो नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। और किस तरीके से जो हमारे आइडियाज़ है वो धीरे धीरे चेंज होते हैं जैसे जैसे हम और डीप एक्सप्लोरेशन करते जाते हैं। आपको अर्थ वाला एग्जाम्पल दिया ना कि पहले लोग फ्लैट मानते थे, फिर उसके बाद कहा कि नहीं राउंड है, और अब पता चल रहा है कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली राउंड नहीं है, थोड़ा सा वो ओवल है। अब ग्रेड 8 के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। क्या स्टेप ले सकते हैं? एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब यहाँ पर साइंस के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, छानबीन करेंगे। वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। यानी जब वंडर और एवोल्यूशन एक साथ आएंगे तो साइंस कैसे वर्क करती है इसका हार्ट बनेगा। यानी जो मेन चीज़ है जो ये बताती है साइंस कैसे वर्क करती है, वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप वंडर और एवोल्यूशन को एक साथ ले आओगे। वंडर यानी किसी चीज़ के बारे में जानने की चाहत होना, और एवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, नई नई चीज़ें जो हमको पता चल रही, इन दोनों को अगर हम मिला के देखें तो साइंस कैसे वर्क करती है ये समझ में आएगा। उसकी जो मेन चीज़ है जिसको हार्ट यहाँ कह रहा है वो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली साइंस कैसे वर्क करती है, साइंस में कैसे काम होता है। हम ये नहीं चाहते कि आप सिंपल नए फैक्ट्स को लर्न कर लो, यानी बुक के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने पढ़ा समझा याद कर लिया, ये नहीं चाहा जा रहा है कि सिर्फ इतना कर लो। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट। नए फैक्ट्स को आप कैसे पता करोगे, नई चीज़ों के बारे में आप कैसे जानकारी हासिल करोगे। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। तो साइंस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे उसमें ऐसा नहीं कि चीज़ों को होते हुए सिंपल हम देखेंगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि हमको फोकस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछने हैं। उस चीज़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम पूछें, एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन आया और उसके आंसर दे दिया गया, आप सिंपल उसको याद कर लिए। जो क्वेश्चन आप पूछोगे उसके आंसर खुद ही आप ढूंढोगे, ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे। तो जब आप खुद से आंसर ढूंढोगे तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी। एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि फिर अपना ऑब्जर्वेशन, जब खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इंप्रूव होगी। वैसे अगर सिंपल आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, याद कर लेते, तो उतना अच्छे से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जितना कि आप खुद से जब एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है, फिर जो समझ में आएगा वो अंडरस्टैंडिंग और हाई लेवल की होगी। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स। स्टेप बाय स्टेप हम ये लर्न करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन का हम यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट की तरह कर सकते हैं। मान लो किसी चीज़ के बारे में जानना है तो पहले तो क्वेश्चन आएगा ना कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो पहले क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्यों कैसे हो रही है। टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आप ऑब्जर्वेशन करोगे, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, बड़ी समझदारी से एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चीज़ें आपको नजर आएंगी होते हुए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि हाँ यहाँ पर मैंने क्या देखा, क्या हो रहा है। इन डूइंग सो ईच ऑफ यू वोंट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। तो ये सब करने में आप सिंपल लर्नर नहीं हो, क्योंकि आप सिंपल, आपको फैक्ट नहीं बताए जा रहे हैं कि हाँ ये देखो ये चीज़ हो रही है, ऐसे होती है, बल्कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यंग साइंटिस्ट की तरह से काम कर रहे हो, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड के पजल है उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद से चीज़ों के बारे में पता लगा रहे हो, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं खुद से। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइक व्हाई डज डो राइजेस। अब जिन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सिंपल से रोज़ाना की ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे जो डो है, गूंदा हुआ आटा है, वो राइज क्यों करता है? अगर आटा गूंद के रखा जाए तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज़ द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। तो जो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे उसकी रेंज बिल्कुल रोज़ाना की ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे व्हाई डज डो राइज। और जो बड़ी मिस्ट्रीज़ हैं, रहस्य हैं अर्थ के और उसके बाहर के, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे क्या दुनिया गर्म हो रही है, वार्म हो रही है,
तो ऐसे क्वेश्चन भी हम डील करेंगे, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम डील करेंगे, उसके आंसर्स हम ढूंढेंगे। अब जैसे आप बुक के पेजेस को टर्न करोगे, हम उम्मीद करते हैं आप नोटिस करोगे इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ अवर पेज नंबर्स वंस अगेन। तो पेज नंबर पे कुछ डिज़ाइन बनी हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर तो खैर पेज नंबर कट गया, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, वहाँ पर नीचे साइड लेफ्ट में जहाँ पर पेज नंबर लिखा है वहाँ पर रूट्स बनी हुई है, पेड़ की जड़ें बनी हुई हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, traditions and our cultural and natural heritage। तो पेज नंबर के नीचे रूट्स क्यों बनाई गई है? एक सिंबल की तरह से यूज किया गया है जो ये बता रहा है कि यहाँ पर हम सॉलिड फाउंडेशन नॉलेज की डेवलप करेंगे, यानी एक मजबूत नॉलेज हम यहाँ पर हासिल करेंगे। वो जो नॉलेज होगी वो हमको हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे ट्रेडिशन जो परंपरा है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो नेचुरल हेरिटेज है, नेचर ने जो हमको विरासत दी, हमारे जो पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नॉलेज उससे हमको कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम चीज़ों को जानेंगे तो एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो रूट ये दिखा रही है। ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई, रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। अब राइट हैंड वाला जो पेज है वहाँ टॉप कॉर्नर पे आपको दिखेगा एक काइट, उस काइट पे पेज नंबर लिखा होगा। तो ये जो काइट का सिंबल है वो इसलिए बना है कि जैसे पतंग हवा में उड़ती है ना, वैसे हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जो चाहत है, वो भी ऐसे हवा में होनी चाहिए, उड़नी चाहिए, ताकि जिन चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता उसको एक्सप्लोर कर सके। टुगेदर दीज टू सिम्बल्स, द रूट एंड द काइट, इन्वाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस व्हाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजॉन्स। तो अगर इन दोनों सिंबल को हम मिलाकर देखें, यानी रूट और काइट को एक साथ देखें, तो बेसिकली आपको ये इन्वाइट किया जा रहा है कि रियल ऑब्जर्वेशंस में हम ग्राउंडेड रहें, यानी ज़मीनी लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम ऑब्जर्व करें, और जो हमारे आइडियाज़ हैं वो नई ऊंचाइयों तक जाएं, यानी और ऊंचा ऊंचा हम सोचें। रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये बात आप याद रखना, साइंस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से तब वर्क करती है जब हम बैलेंस वे में काम करते हैं, यानी हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो केयरफुल हो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड ग्राउंड हो, यानी अच्छे से हमको उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, जो चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं, उसको आज़ादी होनी चाहिए। मतलब अपनी सोच को लिमिटेड ना रखो कि भैया बस यही चीज़ें हमको जाननी है। जितनी चीज़ों के बारे में हमको पता चल सके, जितने क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढ सकें, उतने हमको ढूंढने चाहिए। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो पेज में आप नीचे देखो, यहाँ कुछ लाइन्स बन रही हैं, तो इनमें भी कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट्स हैं, लेकिन अभी आपको उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो पेज है वो कम बोरिंग लगे। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर। तो इस साल की जो हमारी जर्नी है, यानी पूरे क्लास 8 के अंदर जो हम साइंस पढ़ेंगे, वहाँ अलग अलग जो स्टॉप, यानी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस। और चलिए देखते हैं कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जिसको स्ट्रॉन्ग रूट्स सपोर्ट कर रही हैं, और हमारे जो आइडियाज़ हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि पतंग ऊपर की तरफ उड़ती है, ये चीज़ हमको कहाँ लेकर जाती है। दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंज वी कांट इग्नोर। तो इस साल जो हमारा इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर होगा वो हमको एक ऐसे सफ़र पे ले जाएगा जहाँ पर हम छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे हैं, और ऐसी बड़ी चीज़ें जो प्लैनेट जितनी बड़ी हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतने बड़े हैं, यानी बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जामिन करना बहुत छोटी चीज़ से, जैसे पानी की एक बूंद हो गई, इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको एग्जामिन करेंगे, यानी इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, और अनकवर करेंगे जो छुपी हुई दुनिया है टाइनी ऑर्गेनिजम्स की, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बहुत छोटे हैं, इतने कि आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, अनसीन है, लेकिन वो हमसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में सेकंड चैप्टर में ही आप पढ़ोगे। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनमें से कुछ क्या है, इनविजिबल हेल्पर्स, यानी हमको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, खाना हजम करने में मदद करते हैं, दवाइयों के बनाने में मदद करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, इन्फेक्शंस करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए, कैसे हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं? तो हम पता लगाएंगे कैसे जो न्यूट्रिशियस फूड है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन, ये हमारी मदद करेंगे हमें हेल्दी रहने में और इन्फेक्शन से लड़ने में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो आप सेकंड चैप्टर में ही पढ़ोगे।
इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इंप्रूविंग आवर लाइफ। आज के टाइम में जो साइंस है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ को इंप्रूव करने में। कैसे? आगे के चैप्टर में उसके बारे में आप पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प अवर लाइफ ईजियर। हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं बहुत सारे तरीकों से अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, उसके कई सारे इफेक्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर इमेज आपकी बनी है, देखो हीटर है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट निकलती है। कैसे निकलती है? जब इलेक्ट्रिसिटी इसको दी जाती है, भाई बोर्ड से कनेक्ट करके स्विच दबाते हो, करंट इसके अंदर जाता है, तभी ना ये जलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमको हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो ये हमारा काम आसान करता है कि नहीं। सर्दी लग रही, हीटर जला लिया, कपड़े प्रेस करने आयरन का यूज़ कर लिया। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर रन एंड मशीन फंक्शन। वहीं इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो मोटर को रन करने में, मशीन को चलाने में मदद करता है। यानी वही इलेक्ट्रिसिटी है, जब वो बल्ब के अंदर जाती है तो बल्ब जलता है, हीटर के अंदर जाती है तो हीटर गर्मी देता है, पंखे के अंदर जाते हैं तो पंखा घूमता है। तो अलग अलग इफेक्ट होते हैं जो कि हमको वही सेम चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलता है। इसके बारे में जानेंगे। दिस फिनोमेना डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फोर्सेज। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है और उसके जो इफेक्ट हैं ये डिपेंड होते हैं फंडामेंटल फोर्सेज से। तो जो फोर्स वाला चैप्टर उसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव ऑन स्टडी दीज फोर्सेज। तो क्योंकि फोर्सेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर पा रही है, तो इसको डिस्कस करने के बाद हमारा फोकस किस पे जाएगा? फोर्सेज पे जाएगा कि फोर्स क्या है, कैसे काम करती है। तो हम फोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। तो उन फोर्सेज के बारे में जानेंगे जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं, कम करते हैं और डायरेक्शन को बदलते हैं। ये सारी चीज़ें फोर्स की वजह से होती है। तो वो कौन सी फोर्सेज के बारे में जानेंगे। यानी ये जो आपका चैप्टर है ना, ये आगे के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है। जो चीज़ें यहाँ शॉर्ट में आपको बताई जा रही हैं वो आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको और एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, सारी चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेज हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई द बॉल थ्रो अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। जब फोर्सेज को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये हमारी मदद करेगा एक्सप्लेन करने में कि क्यों बॉल जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है वो वापस ग्राउंड की तरफ आ जाती है। बॉल ऊपर फेंको नीचे आती है ना, तो क्यों आती है? जब फोर्स को जानेंगे तो फिर इसका आंसर हम दे पाएंगे। और कार क्यों रुक जाती है जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू आइडिया ऑफ प्रेशर। तो फोर्स से हम प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स किस तरीके से ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो फोर्स पढ़ने के बाद हमको प्रेशर के बारे में जानना होगा। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। तो जो फोर्स और प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा एयर कैसे मूव करती है। यानी वहाँ आप देखोगे किस तरह से फोर्स और प्रेशर की वजह से एयर का मूवमेंट होता है, हवा क्यों चलती है। एक छोटा सा डिफरेंस अगर प्रेशर के अंदर होगा उसकी वजह से एक जेंटल ब्रीज, हल्की सी हवा का झोंका आपको मिलेगा। और वहीं स्ट्रॉन्ग अगर प्रेशर डिफरेंस हुआ तो इसकी वजह से तेज़ हवाएं चल सकती है और कभी कभी साइक्लोन भी आ जाता है। तो साइक्लोन का आना, हवा का चलना, ये किसकी वजह से होता है? प्रेशर की डिफरेंस की वजह से होता है। तो जब प्रेशर पढ़ेंगे तो उसके बाद प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्सेज है वो कनेक्टेड है पावरफुल वेदर इवेंट से, जैसा कि स्टॉर्म्स हो गया, साइक्लोन हो गया, जो कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी को और हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। यानी अगर स्टॉर्म्स आएगा, साइक्लोन आएगा तो हमको अफेक्ट करेगा कि नहीं। और ये किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर और वाई वाटर बॉयल्स एट सर्टेन टेम्परेचर, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around। अगर सही मायने में हमको ये समझना है कि एयर किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती है। बलून आपने फुलाया होगा, उसमें हवा भरते हो और उसके बाद उसको बंद कर देते हो, तो बलून फूला क्यों रहता है? क्योंकि बलून के अंदर जो एयर आपने डाली थी वो उस बलून की वॉल पे प्रेशर लगा रही है। जैसे आपको ये नीचे बलून की इमेज दी है, यहाँ पर सारी एयर भरी है, तो वो एयर ऐसे प्रेशर लगा रही है, यानी ऐसे बाहर की तरफ धक्का दे रही है, जिसकी वजह से बलून फूला हुआ है। तो अगर आप सही मायनों में ये समझना चाहते हो कि एयर किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है, या फिर वाटर किसी एक टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद बॉयल क्यों करने लगता है, यानी पानी को आप गर्म करते हो तो कुछ टाइम के बाद वो पानी उबलने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है, तो क्यों ऐसा होता है, अगर ये जानना चाहते हो तो हमको जूम करना पड़ेगा इन मटीरियल्स के अंदर और देखना पड़ेगा ये जो मटीरियल है वो किस पार्टिकल से मिलके बने हैं। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई सी भी चीज़ ले लो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। यानी उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वही आपस में जुड़े होते हैं तो बना होता है। जैसे हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया या लोहे का टुकड़ा लिया तो सिंपल वो एक सिंगल यूनिट नहीं होता, बल्कि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना होता है। तो जो इतना जूम करें कि वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम देख पाएँ और ये जान पाएँ कि वो पार्टिकल कैसे बने हुए हैं और किस तरीके से वो मूव करते हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है
कि एयर किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करती है, वाटर क्यों बॉयल करता है, उसका आंसर हम दे पाएंगे। तो एक चैप्टर आएगा जहां इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हर चीज जो हमारे आसपास है वो टाइनी पार्टिकल से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, यही मैंने आपको बताया। इन मटीरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच वाइल इन गैसेज दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। तो जैसे कोई सॉलिड सी चीज़ है, इसमें आप देख सकते हो ये छोटे छोटे गोल गोल पार्टिकल्स बने हैं, तो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, इसीलिए मूव नहीं कर पाते। वहीं गैसेस के अंदर देखो ये पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है, तो इधर उधर भाग सकते हैं। लिक्विड के अंदर भी थोड़े से दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ भी मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। एक एनिमेशन मैंने बनाया है, चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। सॉलिड में तो हमारे पार्टिकल मूव नहीं करते, लिक्विड और गैस के अंदर हमारे पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो पार्टिकल कैसे मूव करते हैं चलिए देखते हैं। देखो लिक्विड के अंदर ये होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं, धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, आसानी से मूव कर सकते हैं। अब गैस का देखना, ये देखो गैस के पार्टिकल ये काफ़ी दूर दूर रहते हैं और बड़ी तेज़ मूव करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो यही जो टक्कर मार रहे हैं आप देख रहे हो दीवार पे, इसी वजह से प्रेशर लगता है, यानी फोर्स लगेगी, ताकत लगेगी, धक्का लगेगा, और फोर्स से ही हमारा प्रेशर जनरेट होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी मूवमेंट की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। और जैसे बलून के अंदर एयर भरी है तो वो फूली रहती है इसी वजह से, क्योंकि ये जो पार्टिकल है लगातार धक्का मार रहे हैं, उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो वो फूला हुआ है। क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। तो साइंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि चीज़ों को हम क्लासीफाई कर देते हैं, कई हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे हम आसानी से मटीरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स, जिनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। कंपाउंड्स, जो दो या दो ज़्यादा एलिमेंट जो बॉन्डेड टुगेदर होता है, यानी फोर्स से आपस में जुड़ा रहता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और तीसरी चीज़ है मिक्सचर्स, जो कि ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि एलिमेंट आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड दो या दो ज़्यादा एलिमेंट को आपस में जोड़ के बनाया जाता है, और मिक्सचर के अंदर चीज़ें आपस में सिंपल मिक्स रहती हैं, उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब एक बार हम ये जान जाएंगे पार्टिकल किस तरीके से कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं या फिर मिक्स करते हैं, तब फिर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे सॉल्यूशंस को, कि किस तरीके से शुगर डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है टी के अंदर, चाय के अंदर, ताकि उस चाय को मीठा कर सके। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। तो पार्टिकल और मिक्सचर की दुनिया से निकल के फिर हम लाइट की दुनिया में जाएंगे, जहाँ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, यानी टकरा के दूसरी तरफ जाती है, फ्लैट और कर्व मिरर से। फ्लैट मिरर्स भी आते हैं, जैसे घरों के अंदर शीशा जिसको हम देखते हैं। कर्व मिरर्स भी होते हैं जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट वगैरह के अंदर होते हैं, या जो डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और किस तरीके से लाइट बेंड करती है, मुड़ती है, जब वो लेंस से पास करती है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो उस चश्मे के अंदर लेंस लगा होता है, तो वहाँ से जब लाइट जाती है तो लाइट बेंड करती है, मुड़ती है। इसके बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ नीचे इमेज देख सकते हो, ये टॉर्च से लाइट जा रही है, मिरर से टकरा रही है, टकरा कैसे आ रही है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि इस सरफेस से टकरा के और दूसरी तरफ जाना। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मेनी ऑफ अस सी क्लियरली। तो लाइट की जो बेंडिंग है वो एक्सप्लेन करती है कि क्या होगा जब एक चमकदार चम्मच में अपनी शक्ल को देखेंगे। कभी देखना, एक चमकता हुआ चम्मच ले लो और अपने आप को देखो, देखो आपको क्या दिखाई पड़ता है। और जो करेक्टिव ग्लासेस हैं, ये जो चश्मा लगाया जाता है ना, उसके अंदर जो लेंस है वो कैसे हमको साफ देखने में मदद करता है। यानी जिनको धुंधला दिखता है, आँख कमज़ोर हो जाती है, तो क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। उस चश्मे के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। वो लेंस कैसे साफ दिखाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पॉलिश्ड मिरर यानी एकदम चमचमाता हुआ जो मिरर है वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो रफ सरफेस है, खुरदुरी सरफेस है, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जैसा कि मून करता है। रात में आपको चांद चमकते हुए दिखता है ना, तो उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, उसके अंदर से लाइट नहीं निकल रही होती, तो फिर वो लाइट कहाँ से आती है। सन की लाइट मून पे पड़ती है, तो वही लाइट मून से टकरा के जब हमारी तरफ आती है तो मून हमको चमकते हुए दिखता है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन, अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इज illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky। अब अर्थ, मून और सन की पोजीशन लगातार बदलती रहती है, तो किस पोजीशन पे कौन सी चीज़ है उसी हिसाब से जो मून है वो इल्यूमिनेट होता है। कभी कभी पूरा चांद चमकते हुए दिखता है, कभी थोड़ा कम हिस्सा दिखता है, कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता चांद। नीचे इमेज आपको बनी है ना, पहली इमेज में देखो पूरा चांद दिख रहा है, फिर सेकंड वाले में थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पर और कम हो गया, फिर यहाँ बिल्कुल पत्ता से दिख रहा है, यहाँ पर तो बिल्कुल गायब ही हो गया, चांद दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सन की लाइट पीछे की तरफ पड़ रही है मून के, और पीछे वाला हिस्सा हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सामने तो लाइट पड़ नहीं रही है, तो इसलिए नहीं चमक रहा है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम डिटेल में आगे।
वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून्स फेज अलाउड ह्यूमंस टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर। अब कैलेंडर कैसे बनाए गए क्या आप जानते हो? यही जो मून का फेज है, पहले पूरा निकला होगा, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, फिर बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वापस से निकलना शुरू होगा, यानी मून दिखना शुरू होगा। तो ये चांद का दिखना, फिर धीरे धीरे कम होना, फिर वापस से चांद का निकलना, ये पूरा एक साइकिल बनाता है, यानी चीज़ें बार बार रिपीट करती हैं। तो कैलेंडर में तो यही चीज़ रिपीट होती है ना, कि जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर तक जाता है, फिर से जनवरी आ जाता है। बाई कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइज, सनसेट एंड लूनर साइकिल्स, वेरियस कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग। सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, और लूनर साइकिल यानी चांद का निकलना छुपना, ये जो पूरा साइकिल बनाता है, इस ऑब्जर्वेशन की वजह से बहुत सारे कैलेंडर्स बने। Isn't it fascinating that the calendars which determine our routines on the earth are linked to the motion of object far beyond our planet? क्या ये चीज़ फैसिनेटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि कैलेंडर जो कि हमारा रोजाना की रूटीन को डिटरमाइन करता है, स्कूल कब से खुल रहा है, छुट्टी कब होगी, कब कहाँ जाना है, ये डेली रूटीन के काम है ना जो कि अर्थ पे हम कर रहे होते हैं, ये जुड़ा है किससे? उन ऑब्जेक्ट के मोशन से जो कि हमारे प्लेनेट से बहुत दूर हैं, यानी मून और सन के मूवमेंट के हिसाब से कैलेंडर बनाया गया है। तो वो चीज़ें तो हमारे अर्थ से दूर हैं, लेकिन उनका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं? हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी पे जो अर्थ पे है उस पर इसका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर साइड में आप कैलेंडर देख सकते हो, यहाँ पर हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ आपको दिखाया गया है, इसको चैत्र कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलेंडर या फिर जो मूवमेंट है सन और मून का वही लिंक्ड है, वही आपस में जुड़ा है। यहाँ अर्थ पे भी अगर हम बात कर लें, देयर आर मार्वेलस यानी अद्भुत और कॉम्प्लेक्स पैटर्न है रिलेशनशिप के बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका जो एनवायरनमेंट है, उनके आसपास जो चीज़ें हैं, उनके बीच में भी जो रिलेशन है उसका भी कुछ पैटर्न बन रहा है, वो भी हमको दिखाई पड़ेगा। हर जो लिविंग बीइंग है, छोटे से छोटे इंसेक्ट ले लो या बड़ी सी जो वेल है उसको ले लो, फ्रॉम द ब्लेड्स ऑफ द ग्रासेस, घास की एक जो पत्ती होती है वो, टू द टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ तक आप देख लो, डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। सबसे छोटे इंसेक्ट को ले लो, सबसे बड़ी वेल को ले लो, घास की एक पत्ती को ले लो, बड़े से पेड़ को ले लो, तो ये सारे क्या करते हैं? अर्थ, वाटर, सनलाइट इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर एयर ना हो तो बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो कि मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी तरह से वाटर, सनलाइट अगर ना मिले तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। तो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं? तो ये पूरा मिलाकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी इनमें से अगर किसी भी चीज़ को आप निकाल दोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हो सकता है सारी चीज़ें खत्म हो जाएं उस एक चीज़ को निकालने की वजह से। जैसे अगर सनलाइट हटा दें तो प्लांट खत्म तो इंसेक्ट खत्म, एनिमल्स खत्म, हम इंसान खत्म। जो सिर्फ एक कॉम्पोनेंट हमने निकाला उसकी वजह से सारा डिस्टर्ब हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब हर चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पे डिपेंड है। तो शुरू की चैप्टर में इस बुक के हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल सही है लाइफ के लिए, एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट अवर प्लैनेट नाउ फेसेस। और हमारे अर्थ के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और उसको हमको सही करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब के लिए बड़ा खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अर्थ है वो लाई करती है एक परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ और सन के बीच में एक डिस्टेंस है, दूरी है, वो जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड। तो ये जो परफेक्ट डिस्टेंस है, इसी की वजह से वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। अगर अर्थ और दूर चली जाए तो ठंड की वजह से दुनिया में जितने भी पानी है सब जम जाए, और अर्थ अगर सन के करीब चली जाए तो इतनी गर्मी पड़ेगी सारा जो पानी है वो बॉयल होने लगे, भाप बन के उड़ जाए, पानी अर्थ से खत्म हो जाए। एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फियर दैट प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ वाइल शेडिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज। और हमारा एक एनवायरनमेंट है जो कि हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। और यही एनवायरनमेंट सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, बड़ी हार्मफुल रेज है, उससे भी बचाता है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है प्लेनेट पे, ये कॉज कर सकती है छोटा सा चेंज अर्थ के टेम्परेचर में, डिस्टर्बिंग द क्लाइमेट पैटर्न विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। तो अर्थ पे रहते हुए कुछ इंसान की एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ये जो चेंज है वो क्लाइमेट पैटर्न को बदल सकता है, यानी कब बारिश होगी, कितना बारिश होगी, कब सर्दी पड़ेगी, गर्मी कब पड़ेगी, कितना क्या पड़ेगी, ये सारा जो पैटर्न है ये बदल रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस। तो इन दोनों प्रॉब्लम के बिल्कुल सेंटर में, यानी बिल्कुल हार्ट पे, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो क्या है? अस, यानी हम है। इस प्रॉब्लम को हम ही दूर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी हम ही पता लगा सकते हैं। जो कुछ करना है हम ही को करना पड़ेगा, क्योंकि इंसानों ने ही चीज़ों को गड़बड़ किया है, इंसानों को ही सही करना पड़ेगा। वी आर वन इन्फ्लुएंसिंग द अर्थ क्लाइमेट। तो हम ही है जो कि अर्थ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसे काम करें इसकी वजह से अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है। बट वी आर ऑल्सो द वन हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड अवर एक्शन। और हम ही हैं जो कि समझ सकते हैं, और समझना ही चाहिए साइंस का यूज़ करके, कि ये जो चैलेंजेस है वो क्या है
और क्या करना चाहिए कि हम चीज़ों को सही कर सकें। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड अवर जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेजेस ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग विल बी द की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन वॉट लाइफ डिपेंड्स। तो वही सेम जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसको अभी तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी पूरी मिडिल स्टेज में ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 में क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमारी मदद करेगा प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन व्हाट लाइफ डिपेंड्स। तो डेलिकेट यानी नाजुक सा जो बैलेंस बना है लाइफ का, जिस पे लाइफ डिपेंड है, यानी ज़रा से भी डिस्टर्बेंस करोगे तो चीज़ें बड़ी खराब हो जाएंगी। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज़ करके इस बैलेंस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो हमेशा आसान नहीं रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इन मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड, और जो क्यूरियोसिटी है वो आपको गाइड करेगी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आपकी मदद की जा सके जिससे कि आप साइंटिस्ट की तरह सोचो। चलिए वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जो कि हमने फर्स्ट पेज पे पूछा था, वाई इज वन साइड ऑफ पूड़ी थिनर देन द अदर। कैसे इसका आंसर दोगे? देखो, पहली बात आपको याद रखनी है कि साइंस हर जगह है। आपको कोई फैंसी लेबोरेटरी नहीं चाहिए कि हाँ बड़ा खतरनाक सी लेबोरेटरी हो, उसके अंदर बड़े बड़े टूल्स हों, ये केमिकल वो केमिकल, ऐसा इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपके जो किचन है घर में वो एक वंडरफुल प्लेस है ऑब्जर्व करने की और क्वेश्चन पूछने की, यानी किचन से ही आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वहीं से शुरुआत होगी। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सावधानी से चीज़ों को ऑब्जर्व करो और पूछो क्या हो अगर। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो पूड़ी है या भटूरा है पफ्स अप यानी फूल जाता है जब उसको गर्म तेल के अंदर डाला जाता है तो, और किस तरीके से जो फुल्का है यानी फुल्का रोटी जो बनती है वो फूल जाती है जब उसको डायरेक्टली फ्लेम पे रखा जाता है। तो घर में रोटी बनती होगी, आपने देखा होगा, तो तवे पे सेका जाता है, उसके बाद तवे को किनारे हटा के फिर डायरेक्ट फ्लेम पे रखते हैं रोटी को, तो वो फूल जाती है, फुल्का रोटी जो बनती है। वाई डज इट पफ्स लाइक अ बैलून, तो ये गुब्बारे जैसे फूल क्यों जाती है। एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर, तो फुल्का के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक साइड पतला होता है, वो उठ जाता है, फूल जाता है दूसरे साइड के कंपेरिजन में। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि साइंटिस्ट पूछ सकता है और आप भी पूछ सकते हो। लेट अस सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमेना लाइक अ साइंटिस्ट वुड। तो साइंटिस्ट किस तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, चलिए उस तरीके से हम यहाँ पर जानते हैं। देखो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताया जा रहा है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पूरी का एक साइड पतला क्यों होता है दूसरे कंपैरिजन में, उसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दिया जा रहा है। आप कैसे खुद से आंसर पता करोगे वो आपको सिखाया जा रहा है। तो क्या करना है यहाँ पर आप समझो। आप फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। पहले हमको साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वो कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि चेंज करेंगी द वे अ पूड़ी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। जब पूड़ी को फ्राई किया जाता है तो वो जिस तरह से फूलती है, तो उस फूलने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर चेंज ला सकती हैं, यानी क्या करें कि पूड़ी ज़्यादा फूले या कम फूले या ना फूले। टू आंसर दिस वी मे वॉन्ट टू डू समथिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हमको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। तो इसके लिए दो चीज़ें हमको पता करनी है। वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यानी कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के करने में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम बदल सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वॉट ऑल वी कैन ऑब्जर्व टू सी इफ़ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। और वो क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो कि हमको ऑब्जर्व होंगी कि ये जो चेंज हमने किया उससे कोई डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इस केस के अंदर ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, वी कैन परहैप्स थिंक्स ऑफ चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ रोल्ड डो। पूड़ी कैसे बनती है, पहले गोल बॉल जैसा लोई बनाई जाती है उसकी, उसके बाद उसको बेलन से रोल किया जाता है। तो ये जो पूड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, उसमें अगर हम थोड़ा चेंज लाएं और देखें कि ये चेंज करने से पूड़ी के फूलने पे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, तो हम बता सकते हैं क्यों पूड़ी फूलती है, एक हिस्सा क्यों पतला होता है, दूसरा हिस्सा मोटा क्यों होता है। उसका आंसर हम दे सकते हैं। मान लो जैसे पूड़ी नॉर्मल बनाई जाती है और पूड़ी फूलती है, उसमें हमने एक कोई चेंज कर दिया। अगर उस चेंज करने की वजह से पूड़ी नहीं फूली तो हम समझ जाएंगे कि भैया इस वजह से पूड़ी फूल ली थी, ये बदल दिया, देखो पूड़ी नहीं फूली, तो वहाँ से आंसर हमको मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करके आंसर आपको ढूंढना है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम सोच सकते हैं कि जो थिकनेस है और साइज़ है रोल डो का उसको चेंज कर दें, यानी ज़्यादा आप बेलोगे तो पूड़ी आपकी पतली हो जाएगी, कम रोल करोगे थोड़ी मोटी रहेगी। या फिर उसका साइज़ कितना रखो, छोटा सा पूड़ी बना रहे हो, बड़ी सी पूड़ी बना रहे हो, तो साइज़ को चेंज करके उसकी थिकनेस को चेंज करके और फिर ऑब्जर्व करो कि अब हम जब फ्राई कर रहे हैं पूड़ी को तो क्या हो रहा है, कोई चेंज देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम अलग अलग तरीके के जो आटा है उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेहूं वाला आटा हो गया, मैदा हो गया, उससे पूड़ी बनाएं, देखें क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में। जब पूड़ी को हम फ्राई कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं गरम तेल का, यानी तेल कम गर्म है, नॉर्मल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इन तीनों कंडीशन के अंदर हम पूड़ी को डाल रहे हैं और फिर देख रहे हैं
कि इसमें पूड़ी फूल ली है, नहीं फूल ली है, कम फूल ली है कि ज़्यादा फूल ली है, तो पता चल जाएगा टेम्परेचर का क्या रोल है कि भैया एकदम गर्म थी तो पूड़ी फूल ली थी और कम गर्म थी तो पूड़ी नहीं फूली। इसका मतलब पूड़ी का फूलना, ना फूलना, कम फूलना, ज़्यादा फूलना, ये रिलेटेड है ऑयल के टेम्परेचर से। और ट्राई टू ड्रॉप द रोल्ड डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज। और जो रोल्ड डो है, जो आपने रोटी जैसा बनाया है पूड़ी को, उसको आप कैसे तेल के अंदर डाल रहे हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा तेल के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। ड्रॉप इट वर्टिकली, स्लाइड इट एट एन एंगल, थोड़ा तिरछा करके तेल के अंदर डाल रहे हो, या धीरे धीरे आप तेल के अंदर डाल रहे हो। अलग अलग तरीके से तेल के अंदर डाल के ऑब्जर्व कर सकते हो क्या चेंज आ रहा है। नोटिस दैट दीज आर द थिंग दैट वी कैन कंट्रोल। अब ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई पतली पूड़ी बनाना है कि मोटी बनाना है, छोटी बनाना है कि बड़ी बनाना है, तेल कम गर्म रखना है कि ज़्यादा गर्म रखना है, पूड़ी को तेल के अंदर कैसे डालना है, बिल्कुल खड़ा खड़ा डालना है, साइड से डालना है, धीरे से डालना है, तेज़ी से फेंक देना है एकदम। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चेंजेस हम करके देखेंगे कि फिर पूड़ी जो बन रही है उसमें क्या चेंज हमको देखने को मिल रहा है, कि फाइनल जो पूड़ी बन रही है वो कम फूली है, ज़्यादा फूली है भी कि नहीं फूली है। ये आंसर हमको तब मिलेंगे। However, to make sense of changes, we also need to think of what we can observe or measure. अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका मतलब तभी निकलेगा जब हम ये सोचें कि हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं। मान लो कुछ चेंज हो रहा है जो हमको ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, तो उस चेंज का होना ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको पता ही नहीं चल पाएगी क्या चेंज हुआ, या ऐसा चेंज हुआ जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, नाप ही नहीं सकते, तो फिर उस चेंज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी चेंज पे हमको फोकस करना है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ देखो ये बदलाव हुआ, या उसको मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस और नो आंसर्स। इनमें से कुछ का आंसर यस और नो में हो सकता है, और कुछ केसेस के अंदर एक नंबर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। मे बी वी कैन स्टार्ट बाई चेकिंग वेदर द पूड़ी पफ्स अप। जैसे पूड़ी बनने के बाद आप चेक करो कि पूड़ी फूली कि नहीं फूली, तो इसमें यस और नो में आंसर मिलेगा, भाई फूली होगी या नहीं फूली होगी, यस या नो इसी में आंसर दोगे। और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पफ्स अप इन सेकेंड्स। और दूसरी चीज़ जहाँ पर हम कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं, जैसे पूड़ी के फूलने में कितना टाइम लगा, स्टॉप वॉच लेके बैठ गए, जैसे ही पूड़ी डाली स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, अब पूड़ी जब फूली उसमें कितना टाइम लगा, तो ये क्या है, इसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते कि पूड़ी फूलने में कितना टाइम लगा, हाँ नहीं, ये कौन सा आंसर हुआ, इसमें तो टाइम बताना पड़ेगा ना, कितना टाइम लगा आपको। तो जो भी चेंज है अगर वो हमको ऑब्जर्व हो रहा है तो उसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि ये चीज़ कितना टाइम लगा होने में। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव्स अ थिन साइड टू द पूरी। अगर हम मोटा डो बनाएं, यानी कम बेलें उसको, पूड़ी थोड़ी मोटी रहे, तो क्या उसको अगर हम तेल में डालेंगे तो वहाँ पर भी हमको पतला साइड मिलेगा। यानी पूड़ी बनती है उसमें एक साइड हमारा पतला होता है, यही हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग से। तो अगर मोटा बेलें तो क्या होगा, ये करके देखना पड़ेगा। फर्दर, वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। अब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो बेहतर तो ये होता है कि एक बार में एक ही चीज़ को चेंज करो और दूसरी बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रखो। यानी जैसे नॉर्मल पूड़ी बनती है उसमें अगर कोई चेंज लाना है तो एक बार में एक ही चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप देम इन सेम वे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर पूड़ी पे क्या इफेक्ट डालेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो पूड़ी हम बना रहे हैं वो सेम थिकनेस की होनी चाहिए, उसी तरीके से तेल में ड्रॉप करो, बस एक चीज़ चेंज कर दो। जैसे 3 अलग अलग तरीके का हमने तेल ले लिया, एक कम गर्म है, एक मीडियम गर्म है, एक ज़्यादा गर्म है, उसी तरीके की बिल्कुल पूड़ी एकदम वही थिकनेस की उसी तरीके से आप तीनों में डालो, तो अगर कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये चेंज किस वजह से हुआ है, ऑयल की टेम्परेचर की वजह से हुआ है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमने वैसे ही रखी, बस ऑयल का जो टेम्परेचर है वही अलग रखा था, तो ये जो चेंज हुआ है वो ऑयल के टेम्परेचर की वजह से ही हमको चेंज मिला होगा। वो तीनों जो पूड़ी बनेगी उसमें जो भी चेंज दिखेगा वो टेम्परेचर की वजह से होगा। अब ये एक अच्छा आइडिया है कि आप नोट करो हर चीज़ को जो कि आप देख रहे हो, सेंस कर रहे हो, जब भी एक्सपेरिमेंट करो। यानी ऐसा नहीं एक्सपेरिमेंट कर लिया हवा हवा में सारी बात हो गई, जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको नोट करते जाओ ताकि एक रिकॉर्ड भी बने। जैसे आप ये नोट कर सकते हो, डिड द ऑयल स्प्लैटर, क्या तेल की छींटें बाहर आ रही थी, या तेल से कोई महक आ रही थी, या तेल से धुआं निकल रहा था। ये चीज़ जो ऑब्जर्व हुई इसको आप नोट डाउन कर लो। एंड आफ्टर डूइंग 1 राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन। तो एक राउंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद और भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। डू पूड़ी पफ्स बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डो। जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पूड़ी अच्छे से फूलेगी अगर एकदम फ्रेश, यानी तुरंत आटा गूंदा और तुरंत पूड़ी बना दिया तब अच्छे गूंदेगी, या फिर आटा गूंद के हम रख लें, कुछ टाइम तक रखे रहें, उसके बाद हम जब पूड़ी को तलें तो ज़्यादा फूलेगी। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ी देर रख दिया जाए उसके बाद पूड़ी को अगर तला जाए तो अच्छे से फूलती है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, क्या हो अगर मैं छेद कर दूं पूड़ी के अंदर फ्राई करने से पहले,
तो बिल्कुल इसी तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से लेके जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है वो इसी तरह से किए जाते हैं। यानी जो बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग करते हैं, वो यही काम करते हैं। कोई चीज़ क्यों हो रही है जानना होता है, तो वो चीज़ कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा, उसमें चेंज कर करके हाँ इसको बदलने तो क्या होगा, इसको बदले तो क्या हुआ, तो वहाँ से चीज़ें पता चलती। ऐसे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये आइडिया है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का। एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पूडी स्वेलिंग इज नॉट रियली कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय साइंटिस्ट टुडे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सिंपल सा रोजाना का ऑब्जर्वेशन है, यानी यही जो पूड़ी वाला एग्जाम्पल हमने देखा कि पूड़ी क्यों फूलती है, अभी तक इसके बारे में साइंटिस्ट लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि पूड़ी क्यों कैसे फूलती है। सारी डिटेल नहीं मिली है अभी तक भी। तो देखो इतना सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसके बारे में सब कुछ हम नहीं जान पाए अभी तक, क्योंकि हमने क्या देखा था कि एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो नए क्वेश्चन आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों, फिर इसका आंसर मिला तो वो क्यों, तो ये क्यों चलता चला जाता है और चीज़ों के बारे में हम और नॉलेज हासिल करते जाते हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ आप सब कुछ जान के आप कुछ नहीं जानना। तो चाहे पूड़ी का फूलना हो या फिर श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के बाद जो चांद सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी चांद का जो चमकदार हिस्सा है वो कम होता जाता है। लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशन गाइड यू अलॉन्ग योर एक्सप्लोरेशन इनटू द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये जो आपका केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, इसको गाइड करने दो अपने एक्सप्लोरेशन के साथ। चीज़ों को खोज रहे हो और जो ऑब्जर्वेशन है वो कर रहे हो इस इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस के अंदर। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।